श्रीहंस वाहिनी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि मैं स्टैटिक जीके का एक सीरीज़ आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं, तो उसी सीरीज़ का आज सेट नंबर 3 डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट पढ़ते हैं, तो उसको मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन है, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो अब इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि आप किस टाइम में पढ़ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम, आप किसी भी टाइम में पढ़िए। मैटर ये करता है कि आप कितना लगन से पढ़ रहे हैं और कितना पढ़े हुए को अपने दिमाग में फिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा ये भी मन में रहना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो हमें एक दिन सक्सेस बनना है इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सफलता, अपने आप को सफल बनाना है अपने आप को, ये दिल में हमेशा बैठा के रखिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और लाइफ में कुछ आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ सेशन का स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, BIOS का कार्य क्या है? बायोस का कार्य क्या है? ठीक है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम को अपडेट करना। ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना। या ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। बायोस का कार्य क्या है? आंसर बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि बायोस का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है इसका फुल फॉर्म। और ये कंप्यूटर में क्या काम में आता है? तो कंप्यूटर में सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ स्टार्ट करने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से जुड़ा हुआ है, किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी, अस्थि सुस्थिरता। ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। ऑप्शन नंबर डी, वृक्क संबंधी विफलता। तो ऑन्कोलॉजी जो है वो ऑप्शन नंबर सी, कैंसर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। ठीक है, और स्टडी ऑफ कैंसर को ऑन्कोलॉजी भी बोलते हैं। स्टडी ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार का रेगिस्तान आपसे पूछा है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। या ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। थार डेजर्ट के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये किस राज्य में स्थित है? ये है आपका राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? किसमें विटामिन डी का मात्रा सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए, बिनौला का तेल, दैट इज कॉटन सीड ऑयल। ऑप्शन नंबर बी, जैतून का तेल। ऑप्शन नंबर सी, कॉड लिवर तेल या मछली का तेल। या ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, तो आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉड लिवर ऑयल या मछली का तेल।
कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि सन से भी हम लोग को विटामिन डी मिलता है। सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, और विटामिन डी हम लोग को सन से भी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? ठीक है, तो किस राज्य ने किया है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मेघालय ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशंस डे ऑफ इंडिया कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 24 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 25 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 27 नवंबर। तो आप लोग आंसर दीजिएगा, ये तो आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर बी एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर सी बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, या ऑप्शन नंबर डी कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। आप लोग आंसर दीजिएगा। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायो सेफ्टी लेबोरेटरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि वायु गुणवत्ता किसके बीच होगा, तो हम लोग नॉर्मल समझेंगे। ठीक है, कि वायु जो है वो ज़्यादा प्रदूषित नहीं है। तो वायु गुणवत्ता को सबसे पहले तो हम लोग ये बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको AQI भी बोलते हैं। देखिएगा आप, अभी सारे शहर के जो मेन चौराहा है वहाँ पे ये डिस्प्ले बोर्ड में लगा हुआ रहता है कि आपका शहर का AQI कितना है, आपका जो वायु है वो कितना प्रदूषित है और कितना सही है। तो वहाँ पे डिफरेंट कलर से डिनोट किया रहता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 0 से 50, ऑप्शन नंबर बी 51 से 100, ऑप्शन नंबर सी 101 से 200, और ऑप्शन नंबर डी 201 से 300। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा बेहतर है, और कौन सा खराब है, और कौन सा सेटिस्फैक्ट्री है। ये चार आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो मध्यम जो है मतलब नॉर्मल, उसके लिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? मध्यम है या नॉर्मल है? मध्यम या नॉर्मल। ठीक है, या नॉर्मल। ठीक है, लेकिन ये जो है 0 से लेके 50 तक ये बेहतर है, बेहतर। ठीक है, बेहतर है। और 51 से लेके 100 तक
ये जो है इसको बोलते हैं संतोषजनक। क्या बोलते हैं? संतोषजनक। संतोषजनक, ठीक है। संतोषजनक मतलब सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री, और 101 से लेकर 200 तक क्या है? मध्यम है। और देखिए 201 से लेकर 300 तक ये जो है इसको बोलते हैं खराब। क्या बोलते हैं? खराब बोलते हैं, ठीक है। तो खराब है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 300 कितना है? 301 से लेके 400 तक ये बहुत खराब है। बहुत खराब इसको बोलते हैं, ये बहुत ही खराब। डैट मीन्स अगर 301 से लेकर 400 तक अगर किसी शहर का वायु क्वालिटी है, ठीक है, तो वो वायु जो है बहुत ही प्रदूषित हो चुका है, उसमें रहने लायक नहीं है। इंसान का वहाँ पे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक होने का पता चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन पैराऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इथाइल मरकप्टेन, और ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? एलपीजी लीक हो रहा है तो ये किसकी वजह से पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टोन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल मरकैप्टोन। मरकैप्टोन की वजह से ये मालूम चलता है कि एलपीजी ये होता है, निकल रहा है। और इसमें आपको मालूम होगा कि एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन मिलाया जाता है इसका क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे और कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे गाड़ी के धुआं ये सब से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कोयला जला रहा है तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ये चीज़ तो आप लोग को मालूम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी नाग, ऑप्शन नंबर सी कोबरा, या ऑप्शन नंबर डी तूफान, ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे बोल रहा है थर्ड जनरेशन का एंटी टैंक मिसाइल, थर्ड जनरेशन वाला एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल है ना। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाग। क्या है? नाग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नाग। ऑप्शन नंबर बी नाग, ये जो है एंटी टैंक मिसाइल है थर्ड जनरेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो सोल्जर्स हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो थल सेना हो या वायु सेना हो, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते रहते हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा हूँ कि ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सियाचिन ग्लेशियर पर, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी कारगिल में, या ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर में। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो ऑपरेशन जो मेघदूत है ये चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार से एक और ऑपरेशन जो है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं वहाँ बता रहा हूँ कि बीएसएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है। बीएसएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? तो ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा। क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा। क्या है? सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। दबाव को किससे नापा जाता है? अगर दबाव नापना है या दाब नापना है तो किससे नापेंगे? इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से चूज कीजिए एक। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान एवं घनत्व, ऑप्शन नंबर बी किए गए कार्य से, ऑप्शन नंबर सी बल एवं क्षेत्रफल से,
या ऑप्शन नंबर डी बल एवं दूरी से। तो दाब मापने की जो इसमें जो क्या क्या इनपुट लग सकता है वो आपसे पूछा है, तो आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल एवं क्षेत्रफल, इन दोनों को मिला के दाब या दबाव निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोबाइल फ़ोन उपयोग करके अगर हम लोग फंड ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो आप लोग आंसर इसको दीजिएगा, उससे पहले हम लोग कुछ कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है NEFT। क्या लिखा हुआ है? NEFT, जिसका फुल फॉर्म होता है, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बताइए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। इस पे नज़र आरबीआई का हमेशा बना हुआ रहता है एनईएफटी में, और एनईएफटी की शुरुआत नवंबर 2005 से किया गया था। ठीक है, 2005 से हुआ है नवंबर में। और इसमें क्या होता है कि एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करने में कम से कम एवरेज जो है अमाउंट जितना भी हो, एवरेज टाइम जो है वो 3 घंटा लगता है। इसमें कितना टाइम लगता है? लगभग एवरेज में बोला जा रहा है कि 3 घंटा इसमें लगता है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है एनईएफटी। ठीक है, अभी आते हैं सेकेंड नंबर ऑप्शन, दैट इज सेकेंड नंबर ऑप्शन में क्या है? ईसीएस। ईसीएस क्या है? ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, है ना? तो इसका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ईसीएस। यहाँ पे सर्विस लिख दिए हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एक्चुअली वास्तव में ये भी एक सेवा है जिसके माध्यम से, जिसके मदद से ग्राहक एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, अगर आपका हर महीने एसआईपी के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, या आप हर महीने किसी निश्चित तारीख को बिजली, पानी या टेलीफोन या किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट करना है या करते हैं, तो आप इसके लिए बैंक को ईसीएस मैंडेट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ईसीएस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरटीजीएस। तो आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। स्पेलिंग ये हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि स्क्रीन पे ये पेन से सही से राइटिंग नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? यह बैंकों के बीच फंड ट्रांसफ़र करने का सबसे तेज माध्यम है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो फंड ट्रांसफ़र होता है वो आरटीजीएस के माध्यम से होता है, और ये मात्र 30 मिनट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आरटीजीएस का भी आपका कॉन्सेप्ट मिल गया। अभी आते हैं आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या है? आईएमपीएस का मतलब होता है
इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS। देखिए यहाँ पे IM ले लिए और यहाँ पे P ले लिया और S से क्या हो गया, सर्विस, क्या हो गया, सर्विस। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म है। और ये इसमें क्या होता है, SMPS बैंकों के द्वारा जो ऑनलाइन चैनल्स हैं जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, SMS के माध्यम से और ATM के माध्यम से रियल टाइम पैसा हस्तांतरण की सुविधा देते हैं। IMPS प्रणाली में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डैट इज NPCI सदस्य बैंकों के बीच क्या करता है, धन के हस्तांतरण की सुविधा देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यही है जो मोबाइल के माध्यम से धन हस्तांतरण किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जाता है, मतलब मीन्स फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसका आंसर भी क्या है हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी, IMPS। ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें। देखिए हम लोग NEFT का कॉन्सेप्ट समझे, ECS का कॉन्सेप्ट समझे और RTGS का भी और IMPS का भी कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप आने का कारण क्या है। भूकंप आने का कारण क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, या ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति या टेक्टोनिक प्लेटों की गति। ठीक है, तो देखिए ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लेटर ऑन हम लोग डिस्कशन करेंगे कभी क्वेश्चन आएगा तो अभी क्या है कि भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है, क्या ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण है, क्या जनसंख्या का वृद्धि इसका कारण है, क्या भूमिगत जो विस्फोट होते हैं, परमाणु विस्फोट टेस्टिंग करते हैं उसका कारण है, या फिर क्या विवर्तनीय मतलब प्लेटों का आपस में टकराने का जो गति है उसकी वजह से ये ऐसा भूकंप आता है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा, मुझे आशा है कि आप इसका सही आंसर ही देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, जो आपस में जो नीचे में हम लोग का धरती का नीचे में जो ये है कोर, मेंटल और क्रस्ट, उसका नीचे में दो प्लेट है जो आपस में टकराता है, और वो प्लेट जब आपस में टकराता है तो ही भूकंप आता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा कि इसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मेन रीज़न है। ठीक है, भूकंप आने का मेन रीज़न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए, हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर बी, नैथियल बैल्डविन, ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे, या ऑप्शन नंबर डी, जॉन कोस। ठीक है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि हेडफोन की पहली जोड़ी 1910 में ऑडियो हेडफोन की किसने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैथियल बैल्डविन ने बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नींबू, ऑप्शन नंबर बी, शिमला मिर्च, ऑप्शन नंबर सी, आलू, या ऑप्शन नंबर डी, टमाटर। तो बोल रहा है प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट, और ये दिया हुआ है नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है ना, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट क्या है। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, शिमला मिर्च ये नहीं है। ठीक है, शिमला मिर्च जो है नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, बाकी सब है नींबू, आलू, टमाटर, ये सब नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन अगर अलग करना है तो उसको कोई विधि के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि वो विधि को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विद्युत विघटन या अवघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सी ये है ऑक्सीजनीकरण, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण। ठीक है, ओजोनीकरण ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है? अगर किसी तरल पदार्थ मीन्स लिक्विड जो पदार्थ है उससे आप करंट प्रवाह अगर करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ से आयन उससे अलग हो जाते हैं, और उसी रासायनिक प्रक्रिया को, उसी अभिक्रिया को इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस है किसी चीज़ को उससे अलग करना, आयंस को अलग करना। ठीक है, तो यहाँ पे पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस या विघटन। विघटन का मतलब भी टूटना होता है, आप लोगों को भी मालूम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स भारत कब होस्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए सन 1990 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1998 में, ऑप्शन नंबर सी सन 2002 में, या ऑप्शन नंबर डी सन 2010 में। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत जो मेज़बानी किया था वो 2010 में किया था। लेकिन और ये जो है भारत जब किया था तो ये एशिया में सेकेंड टाइम था। क्या था? एशिया में सेकेंड बार। ठीक है, तो एशिया में सेकेंड बार था। लेकिन एशिया में फर्स्ट बार कब हुआ? 1998 में एशिया में फर्स्ट बार। तो एशिया में 2 बार मेज़बानी हो चुका है। ठीक है, एशिया में फर्स्ट बार जो है वो 1998 में किया गया था, 1998 में किया गया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? देखिए, इस सेट में कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन मिला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्विस है ये, ऑप्शन नंबर बी यह एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी यह एक हार्डवेयर है, या ऑप्शन नंबर डी यह एक वेबसाइट है। आप लोग बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? देखिए, जिस प्रकार से आज हम लोग किसी भी गूगल का सर्विस को यूज़ करते हैं जो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, जिसको हम लोग नेट सर्फिंग बोलते हैं। नेट सर्फिंग क्या है? एक इन्फॉर्मेशन हम लोग कहीं से भी बैठ के इन्फॉर्मेशन जो गेन करने का, जो एक्सचेंज करने का जो माध्यम है वो हमारा इंटरनेट है, और उसी को नेट सर्फिंग भी बोलते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डेटा स्टोरेज एक ऐसा जगह पे जहाँ से हम कहीं से भी हम एक्सेस कर पाएँ और किसी भी टाइम एक्सेस कर पाएँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का क्या है? यह एक सर्विस है। क्या है? एक प्रकार का सर्विस है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग एक डेटा स्टोरेज का सर्विस है जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग क्लाउड में रख सकते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करने वाला कौन कौन सा कंपनी है? तो गूगल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, ये सब तीनों जो मेजर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करने वाला कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, वर्तमान में अभी जो हम लोग का जो तिरंगा झंडा है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मैडम कामा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग आंसर इसका दीजिए, इसका आंसर बताइए। ध्वज का डिज़ाइनर कौन है? राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइनर कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया। और हम लोग का जो रेशियो, जो झंडा का रेशियो है वो कितना है? रेशियो का झंडा कितना है? वो 3:2
2 है। कितना है? 3:2। ठीक है, कितना है? 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सिग्नेचर किसके होते हैं 1 रुपए के नोट पर? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय वित्त मंत्री का, या ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त सचिव का। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त सचिव का, जो सेक्रेटरी है ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसका सिग्नेचर होता है 1 रुपए के नोट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक है, स्वतंत्र भारत में बोला जा रहा है, और अगर आपसे आपसे ये बोला जाए कि कौन बनी थी, ठीक है, तो आप बताइए कि कौन बनी थी। यहाँ पे आप बताइए, इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोनिया गांधी, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी अंबिका सोनी, या ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में पूछा है, कहाँ पूछा है? स्वतंत्र भारत में कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। लेकिन अगर सिर्फ महिला अध्यक्ष पूछे तो वो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट है। और ये कब बनी थी? 1917 में। कब बनी थी? 1917 में। उसके बाद 1900 क्या बोलेंगे, इसके बाद भी, जब एनी बेसेंट के बाद 1925 में कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाए तो कौन होगा? इंदिरा गांधी। लेकिन जब 1925 में सरोजिनी नायडू जो भारतीय मूल की थी, वो 1925 में बनी थी, लेकिन उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। और जो पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है वो एनी बेसेंट है, लेकिन वो आयरलैंड की रहने वाली थी, जो 1917 में बना था। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। एक तो कि जो भारत की मूल निवासी नहीं थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। दूसरा बार भारतीय मूल की जो रहने वाली सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 में, लेकिन उस समय वो भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की बनी, वो उनका नाम क्या था? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी वीवी गिरी, या ऑप्शन नंबर डी राधा कृष्णन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है ये विंग्स ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी पानी। ठीक है, तो विद्युत आवेश का सुचालक क्या है यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। ऑप्शन नंबर सी तांबा। देखिए, अगर वीडियो आपको सच में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ये हमारा, ताकि हम आगे मोटिवेट होते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, एशियाई खेलों में 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक मीन्स गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली मुक्केबाज कौन थी? ऑप्शन नंबर ए लैसराम सरिता देवी, ऑप्शन नंबर बी मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर सी अरुणा मिश्रा,
या ऑप्शन नंबर डी सरजू बाला देवी। ठीक है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग को ये मालूम होगा कि मुक्केबाज कौन है। तो इसका सही आंसर है मैरी कॉम, और ये 8 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। कितनी बार? 8 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, 8 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। तो ये रहा आज सेट नंबर 3 का 25 क्वेश्चन जीके जीएस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे एनटीपीसी, सीबीटी 1, सीबीटी 2, ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सब एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आपसे यही आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने अपने फैमिली के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और इसी प्रकार के वीडियो को ये अगर आपको इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। थैंक यू।